गुड मॉर्निंग बच्चों। आज राजनीति विज्ञान की इस क्लास में हम भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के जो बारे में पिछले क्लासों से पढ़ रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में जहां जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद जैसी चुनौतियों का वर्णन किया था, इन्हीं चुनौतियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भाषावाद। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भाषावाद। भाषावाद के ऊपर आज बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लासों में जिन चुनौतियों के बारे में आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ये चुनौतियां हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं और कहीं ना कहीं उस लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करती है। इसलिए ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रयास भी किए गए हैं ताकि इन समस्याओं से जल्द छुटकारा हमको मिले और अपने लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को हम सफल बना सकें। जहां तक आज का जो टॉपिक है अपना भाषावाद, उस भाषावाद का प्रश्न है, तो भाषावाद की समस्या की अगर हम बात करें तो ये समस्या उत्पन्न हुई भाषा को लेकर। खास करके जब राष्ट्रभाषा की बात आई तो एक भाषा हमको राष्ट्रभाषा चुनना। अब वो भाषा कौन सी हो? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि राष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा लोग उस भाषा को समझ सके, बोल सके और लिख सके। वो राष्ट्रभाषा जिसमें ज्यादा से ज्यादा देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित। इसलिए एक ऐसी भाषा का चयन करना था कि जिस भाषा को ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हों, ज्यादा से ज्यादा लोग लिखते हों और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बोलते हैं। भाषा की बात करें तो भाषा मतलब विचारों को संप्रेषित करने का माध्यम, यानी हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकें, चाहे हम लिखकर पहुंचाएं, चाहे हम बोलकर पहुंचाएं, और सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को समझ सके। वो भाषा, यानी भाषा एक ऐसा माध्यम जिसको हम बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ रहा है। इसलिए जहां तक राष्ट्रभाषा का प्रश्न है तो राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा को बनाना था जिसको देश में ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हों, ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हों और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लिखित काम में जिसका उपयोग करते हैं। जब इस बात पर विचार विमर्श किया गया तो एक भाषा हमारे सामने आई। वो भाषा थी हिंदी के रूप में। एक सर्वे के मुताबिक कि जब इसका सर्वे किया गया तो इसका परिणाम ये सामने निकल कर आया कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा बोली, लिखी और समझी जाती। इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है, साफ साफ लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में लिखा गया है कि भारत संघ की
राजभाषा तो भारत संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। यानी यहाँ पे हमने राजभाषा को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। जहां तक राजभाषा को हिंदी के रूप में स्वीकार करने का प्रश्न था, वो संविधान के नियमों के अनुसार हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया या हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया, तब तक भी ठीक था। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भावना घर कर गई कि कुछ लोगों को ये समझ में आने लगा कि कुछ लोगों को ये समझ में आने लगा कि हिंदी के कारण हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। इस तरह की बात लोगों के मन में घर कर गई। अब उसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को लेकर देश में हिंसक गतिविधियां प्रारंभ हुई। जैसे ये हिंसक गतिविधियां प्रारंभ हुई, भाषा को लेकर आंदोलन होने लगे, तो यही स्थिति हमारे सामने भाषावाद के रूप में सामने आई कि भाषावाद जैसी समस्या, जैसे कि हमारे संविधान में वर्णित हमने भी बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भारत संघ की राजभाषा क्या होगी? भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, कि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो। तो हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक कार्यों में देख लो, आप अन्य कार्यों में देख लो, क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव रखो, यानी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो और क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव हेतु एक ऐसा विचार किया गया कि हमको भाषा आयोग बनाना चाहिए। कि भाषा आयोग बना लेंगे और जिसके माध्यम से यह आयोग देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्र की व्यक्तियों की, यानी लोक सेवाओं के क्षेत्र में इसमें कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है या नहीं बोली जाती, तो उन क्षेत्रों की लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, और समस्या मांगे कौन सी? जो उचित मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं उन मांगों पर भी विचार करेगा ये भाषा आयोग। इसका यही कार्य होगा। इसके साथ ही संविधान राज्य की विधानमंडल को भी ये अधिकार प्रदान करेगा कि उस राज्य में राजकीय प्रयोजन, यानी हर कि संविधान के द्वारा ये भी किया जाएगा कि राज्य विधानमंडल को ये सुनिश्चित करेगा कि उस राज्य में जो भी कार्य, प्रशासकीय कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, यानी उन कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो और परस्पर सहमति से ये व्यवस्था, यानी इस व्यवस्था को सुधारने के लिए परस्पर सहमति है, परस्पर सहमति से यह व्यवस्था 2 या अधिक राज्य भी स्वीकार कर सकते हैं। अगर इसमें बात करें हिंदी भाषा मामले में भी एक चीज का विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे धार्मिक दृष्टि से मान लो, चाहे भाषा की दृष्टि से भी मान लो, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, ठीक, इसमें वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का
स्पष्ट प्रावधान यहाँ पे उल्लेखित है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की विशेष रूप से इसमें रक्षा की जाए। इसके संबंध में बच्चों आगे अगर अपन बात करें भाषा के क्षेत्र में, तो संविधान में इन्हीं व्यवस्थाओं को, ठीक है, संविधान में इन्हीं व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने की जो व्यवस्था में बताई गई उल्लेखित की गई, इन्हीं व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिए 1955 में पहला राजभाषा आयोग प्रोफेसर B.G. खरे की अध्यक्षता में गठित किया गया। पहला आयोग जब बना प्रोफेसर B.G. खरे की अध्यक्षता में, ये पहला आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर B.G. खरे थे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1967 में इसी क्रम को आगे बढ़ाया 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का सुझाव। यानी 1955 में तो B.G. खरे की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग बना, और इसी क्रम को जब आगे बढ़ाया गया तो 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम के द्वारा एक त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का एक सुझाव है। क्या होता है त्रिभाषा फार्मूला, ये आपको समझाते हैं। त्रिभाषा फार्मूला क्या होता है कि सरकारी सेवाओं में पत्रकार के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में, सरकारी सेवाओं में पत्राचार भी और साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सरकारी नौकरियों वगैरह के लिए, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर आएगा उस पेपर में हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का उपयोग किया जाए। यानी क्या था त्रिभाषा फार्मूला?
कि सरकारी सेवाओं में पत्राचार के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का उपयोग किया जाए। यानी हिंदी का उपयोग करो, चाहे अंग्रेजी का उपयोग करो, या उस क्षेत्र की जो प्रादेशिक भाषा है उसका उपयोग करो। और सरकारी नौकरियों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर आए वो हिंदी में भी आए, अंग्रेजी में भी आए, और उसके साथ साथ उस क्षेत्र की एक प्रादेशिक भाषा जो उस क्षेत्र विशेष में ज्यादा बोली जाती है उसमें भी छपकर आए। ये त्रिभाषा फार्मूला उस समय ये लागू करने का फैसला लिया गया, इससे क्या होगा कि हिंदी में भी आ रहा है, अंग्रेजी में भी आ रहा है, प्रादेशिक भाषा में भी आ रहा है, तो हिंदी का विकास निरंतर जारी रहेगा। यानी हिंदी को निरंतर धीरे धीरे विकास मिलता रहेगा। यानी भाषा के आधार पर, यानी इतने सारे प्रावधान है कि हमने इतने सारे प्रावधान किए कि भाषा आयोग भी बनाया, फिर भाषा फार्मूला भी लागू करा। यानी इसके बावजूद भी हिंदी के विकास में बाधाएं निश्चित रूप से आती जाती रही है। यानी इन प्रावधानों के होते हुए भी हिंदी के विकास में निरंतर बाधाएं आ रही है। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इस तरह की मांगी होगी है, जो हमने आपको पिछली क्लासों में बताया कि राज्यों का पुनर्गठन भी जो किया गया वो भाषा के आधार पर किया गया, कि भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव यहाँ पे दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और दक्षिण के कुछ राज्य, यहाँ पे आपको दक्षिण के कुछ राज्य के दो चीज मेन मुद्दा है जो भाषावाद की समस्या, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और दक्षिण के कुछ राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती गई। दक्षिण के कुछ राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन ने इस भाषावाद की समस्या को और ज्यादा आगे बढ़ाया। ये भाषावाद की समस्या बन गई कि हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधा मानती, यानी कि क्षेत्रीय भाषा जो किसी भी क्षेत्र विशेष की जो भाषा है कि उसके विकास में हिंदी को बाधक मानते हुए उसका हिंसक तरीके से विरोध करना। यानी कि हिंदी हमारी क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक है, इसलिए उसका हिंसक तरीके से विरोध करना एक अलग बात है कि लोकतांत्रिक देश में हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, हमारे अपने बात को कहने का हमको पूर्ण अधिकार है, हर सरकार की नीतियों का विरोध करने का भी अधिकार है हमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लें। यानी हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक मानते हुए हिंसात्मक आंदोलन करना या हिंसात्मक तरीकों से विरोध करना राष्ट्रीय अस्मिता के लिए हमेशा खतरा बन रहा है और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए भी ठीक नहीं। हिंदी का साम्राज्यवाद एक शब्द यहाँ पे हो रहा है, जो हिंदी विरोधी जो आंदोलन है वहां पे ज्यादा सुनाई देता है, हिंदी का साम्राज्यवाद। यानी यहाँ पे जब हमने इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया तो उन लोगों का विचार था कि हिंदी का तो साम्राज्यवाद फैलता जा रहा है। यानी हिंदी का साम्राज्यवाद में जो असुरक्षा का भाव समाप्त,
उसमें असुरक्षा है, उस असुरक्षा का भाव समाप्त कर क्षेत्रीय भाषाओं को मानने वाले लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि हिंदी उन लोगों के लिए घातक नहीं है या उनकी क्षेत्र विशेष की भाषा के लिए घातक नहीं है, बल्कि उसको साथ लेकर चलने की क्षमता हिंदी के अंदर रखी हुई है। और इस तरह का भाव हम स्थापित एक ही तरीके से कर सकते हैं जो भी हमने बात करी त्रिभाषा फॉर्मूले, यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक प्रादेशिक भाषाओं में अगर हमारे राजकीय कार्य होंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पेपर वगैरह आएंगे वो इन तीनों भाषाओं में आएंगे, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में हिंदी के प्रति जो भेदभाव है वो भेदभाव खत्म होने की कोशिश करें। पारिवारिक या क्षेत्रीय भाषाएं कभी भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं लेती। मैं अपने घर में क्या भाषा बोल रहा हूँ या अपने क्षेत्र में क्या भाषा बोल रहा हूँ, अब मैं कहूँ मेरे जो मैं भाषा बोल रहा हूँ उस भाषा को राष्ट्रभाषा बना दो, तो ऐसा संभव नहीं। जैसा मैंने अभी बताया कि राष्ट्रभाषा उसी भाषा का को दर्जा दिया जा सकता है जिस भाषा को जानने वाले, समझने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले ये अधिक संख्या में, और ऐसा सिर्फ हिंदी में ही है। इसलिए हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना। यहाँ पे अलग अलग जो भाषाएं हैं, ठीक है, जिस तरह से शारीरिक विविधताएं होती है, देखो हर इंसान का शरीर एक जैसा नहीं होता, कलर के आधार पर ले लो, लंबाई के आधार पर ले लो, कोई मोटा है कोई पतला है उसके आधार पर ले लो, तो शारीरिक विभिन्नताएं हैं, उन शारीरिक विभिन्नताओं को भी हम स्वीकार करें। जितनी भी शारीरिक विभिन्नताएं हैं उन शारीरिक विभिन्नताओं को भी हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ये भाषाई विभिन्नताएं हैं। देश भाषा जब ज्यादा से ज्यादा भाषाओं की तो काफी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे पानी, यानी थोड़े थोड़े दिनों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी भाषाओं की विभिन्नता भी होगी। अगर हम शारीरिक विभिन्नताओं को स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमको भाषा विभिन्नताओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और ऐसा माहौल उत्पन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये भाषावाद की समस्या हमारी खत्म होगी। खास करके जब हिंदी का साम्राज्यवाद की जो बात कर रहा था मैं, कि हिंदी का साम्राज्यवाद जैसा शब्द इस्तेमाल में लेकर ये जो दक्षिण विरोधी जो आंदोलन हुए हैं, इन आंदोलन में हुआ गया कुछ नहीं, कुछ स्वयं को नेता प्रकट जो हिंदी का विरोध करके कुछ स्वयं को नेताओं के अस्तित्व के आरक्षण के व्यायाम में आम नागरिक को समझना आवश्यक है। शासन का भी दायित्व बनता है कि वे संसाधन रोजगार के अवसरों पर समान वितरण भाषाई भेदभाव के बिना, यानी जो भी सरकार की योजनाएं आ रही है रोजगार को लेकर आ रही है या लोगों की भलाई को लेकर जो भी योजनाएं आ रही है, उन योजनाओं का जो बंटवारा किया जाए वो उसका आधार भाषा नहीं है, कि बिना भाषाई भेदभाव के, कि वो भारतीय है, भारतीय होने के नाते उन योजनाओं पर सबका हक होता है। ये नहीं कि हिंदी भाषा बोलने वाला क्षेत्र नहीं है, ज्यादा लोग वो हिंदी भाषा बोलने वाला क्षेत्र नहीं है तो वहां कम बोलते, इस तरह का आधार नहीं होता। तो इस तरह के कुछ उपाय करेंगे तो इन उपायों के माध्यम से हम इस भाषावाद जैसी समस्या को छुटकारा पा सकते हैं। कि खास करके कि जहाँ पर भाषाई जो बहुसंख्यक है उन भाषाई बहुसंख्यकों की स्वेच्छाचारिता को कभी लागू नहीं होने देना चाहिए, ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों को ये नहीं लगे कि भाषा हमारे पर थोपी जा रही है। फिर भी अगर भाषावाद की समस्या को दूर करना है तो इसके समाधान के कुछ उपाय हैं यहाँ पे। उन उपायों के बारे में भी आपको समझाते हैं कि क्या क्या उपाय भाषावाद की समस्या के हो सकते हैं।
देखो बच्चों, ये इतनी ज्यादा वैसी चीज नहीं जो विशेष उपाय इसमें बताए अपनाए जा सके। ये तो लोगों के विचारों की लड़ाई है। मैंने कहा ना, भाषा क्या है? विचारों को संप्रेषण का माध्यम। तो वही विचारों की लड़ाई कि उन विचारों को कौन सी भाषा में, छोटी सी बात, अगर लोगों को समझाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, तो निश्चित रूप से जो भाषा जैसी समस्या है, इस समस्या के समाधान के उपाय हमारे पास में मिल जाए। जो हिंदी भाषा ही हिंदी भाषा बोलने वाले या सरकार में दायित्व बनता है जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उन लोगों को ये समझाया जाए कि हिंदी किसी भी रूप, जहां तक हिंदी की बात है, कि हिंदी किसी भी रूप में प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं है, या हिंदी के कारण उस प्रादेशिक भाषा के अस्तित्व को कोई खतरा उत्पन्न नहीं। इस तरह की बातें अगर लोगों को समझाई जाए तो निश्चित रूप से बच्चों मान के चलो कि ये भाषावाद जैसी समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे इसके बात करें कि हिंदी का प्रचार प्रसार सबको विश्वास मिले। कि हिंदी का प्रचार प्रसार सबको विश्वास में लेकर सुनियोजित तरीके से किया। कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने में जहां पे हम उसका प्रचार कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा को कभी भी उसको नेग्लेक्ट करके, उस भाषा को नेग्लेक्ट करके कभी भी हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। यानी ये प्रचार प्रसार सबको विश्वास में लेकर किया जाए। विश्वास में लेकर इस तरह का कार्य किया जाएगा तो उन लोगों को भी लगेगा कि ये हमारी भाषा के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न नहीं है, बल्कि ये तो एक अन्य भाषा हमको सीखने का मौका मिल रहा है और अन्य भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को संप्रेषण करने का एक मौका मिल रहा है, हमारे ज्ञान में वृद्धि है। इस तरीके से इन दो चार तरीकों से अगर अपनाया जाए, लोगों को समझाया जाए, विश्वास में लिया जाए, तो निश्चित रूप से हम भाषावाद जैसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगली बात शेयर हो पाएगी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों, इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां का आयोजन किया जाए, शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाए कि जिसमें हिंदी और अन्य भाषा के कार्यक्रम हो, ताकि उससे क्या होगा कि भाषाएं आदान प्रदान, कि हिंदी के भी कार्यक्रम होंगे, अन्य भाषाओं के कार्यक्रम होंगे, तो लोग एक दूसरे की भाषा को समझने का मौका मिले। और जब लोग हिंदी भाषा को भी समझेंगे तो उनको लगेगा वास्तव में भाषा बहुत अच्छी है, कोई भाषा नहीं है, तो इसको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अगला जो है पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देकर भी इसको भाषावाद की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। कि पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो उससे क्या हुआ, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार आएंगे तो उनको भाषा का महत्व, जो भी पर्यटन आएंगे उनको भाषा का महत्व समझाया जाए। कि सपोज करो कि अगर अंग्रेजी हर कोई नहीं बोल पाता, अगर उसको व्यक्ति को हिंदी आती होगी तो वो ऐसे क्षेत्र में जाएगा जहाँ दूसरी भाषा बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी तो उन लोगों को भी राष्ट्रभाषा समझ पाएगी, तो वो अपने विचारों को
हिंदी के माध्यम से वो उनको समझाएगा, वो लोग समझ भी जाएंगे। तो पर्यटन को बढ़ावा देंगे, पर्यटन में हिंदी भाषा को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से भाषावाद जैसी समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर भाषा फार्मूला है, उत्तरी भाषा फार्मूला, उसको केंद्र द्वारा सुचारू रूप से अगर लागू किया जाएगा और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में इस फार्मूले को लागू किया जाएगा, तो निश्चित रूप से भाषावाद जैसी समस्या के समाधान में हमको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। क्योंकि वही की भाषा फार्मूला की जब उस व्यक्ति को लगेगा कि हाँ मेरी भाषा में इसमें है, हिंदी को भी इसमें महत्व दिया गया है, मेरी भाषा को भी महत्व दिया गया है, तो जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मक सोच उस व्यक्ति की हिंदी के प्रति या उस क्षेत्र के लोगों की हिंदी के प्रति है, तो वो सोच उसमें दूर हो जाएगी और वो हिंदी को स्वीकार करने लगेंगे। इसके अलावा प्रादेशिक भाषाएं भी हिंदी के प्रचार प्रसार में सहायक हो सकती है। जो प्रादेशिक भाषाएं तो उनके प्रचार प्रसार में भी सहायक हो सकती है, उसी दिशा में उनका विस्तार किया जाए। तो जो प्रादेशिक भाषाएं हिंदी के प्रचार प्रसार में सहायक होंगी, तो उसी दिशा में उन भाषाओं को, प्रादेशिक भाषाओं का भी विस्तार किया जाना चाहिए। आंग्ल भाषा का प्रशासनिक रूप से और मतलब आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा को प्रशासनिक रूप से जहाँ पर जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है जहाँ पर अंग्रेजी को, वहीं पर उसका उपयोग किया जाए, हर जगह उसका उपयोग नहीं किया जाए। यानी एक सीमित उपयोग होता है, और सीमित उपयोग इतना कि उसका अनुवाद करने की स्थिति भी वहाँ पे, यानी अनुवाद करने का जो सुविधा है वो सुविधा भी वहाँ पे उत्पन्न है, तो भी हम भाषावाद जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। भाषा की अगर अपन बात करें, जैसा मैंने बताया कि भाषा विचारों के संप्रेषण का माध्यम, यानी भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है, अपने विचार को दूसरे से को बताना, दूसरे के विचार को खुद सुनना यानी जोड़ना, यानी भाषा संप्रेषण का माध्यम है, जोड़ने का कार्य करती है। ये बात लोगों को समझाई जाए कि भाषा हमेशा जोड़ने का कार्य करती है, तोड़ने का कार्य नहीं करती। अगर ये भाव देशवासियों के मन में हम उत्पन्न करने में कामयाब हो गए, तो समझ लो कि भाषावाद जैसी समस्या से हम छुटकारा पा सकते। ये लोकतंत्र की चुनौती से संबंधित एक समस्या, जो समस्या थी, लोकतंत्र की चुनौती थी, उसके बारे में आज आपको भाषावाद के बारे में हमने आपको समझाया। भाषावाद को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो प्लीज हमसे संपर्क करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद।